नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो बहस जारी है कि उनमें से 4 जो हैं उनके पास डुअल सिटीजनशिप है और 4 के पास रेजिडेंट स्टेटस है। इस हवाले से 48 घंटे के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में एक बहस जारी है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर डुअल सिटीजन्स या रेजिडेंट स्टेटस रखने वाले इलेक्शन लड़के कैबिनेट में नहीं आ सकते, वज़ीर नहीं बन सकते, तो स्पेशल असिस्टेंट बन के वो वाला कैबिनेट की मीटिंग्स में किस तरह से आ सकते हैं। ये एक इशू है जिस पे हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब से चंद घंटे पहले लाहौर में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PPP और PMLN के लीडरान ने इस चीज़ का अयादा किया कि ईद उल अज़हा के बाद एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस MPC जो है वो बुलाई जाएगी और इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाने के फैसले किए जाएंगे। क्या कहा इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने और कमर ज़मान कायरा साहब ने, वो एक एक करके हम सुन लेते हैं। ऑपोजिशन समझती है कि इस हुकूमत के कायम रहने से पाकिस्तान को शदीद दाखिली और ख़ारजी ख़तरात का सामना होगा। हमें दाखिली यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन इस हुकूमत का सिर्फ इंतकामी एजेंडा है जिसके साथ ये मुल्क की शराजा बखेर रही है कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ये तो थे PML के रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। अब सुन लेते हैं कि कमर ज़मान कायरा साहब ने क्या कहा। कि ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। सो इससे जान छुड़ानी है। जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना, नैब हो या कोई और इदारा। हम तो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे हैं। मार्शल लॉ सदर जो थे वो बड़े तगड़े थे। ये नैब जितना चाहे तशद्दुद कर ले, हमारी ये कोशिश ज़रूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारग किया जाए, क्योंकि जितना अरसा जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे ये हुकूमत जारी रहेगी, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तल्ख होती चली जाए। नाज़रीन, अब ये यकीनन बहुत खुशी का मुकाम है पाकिस्तान के लोगों के लिए और आवाम के लिए कि गुज़श्ता 6-7 बरस में PMLN और PPP के दरमियान जो दूरी थी, जो फासले थे, वो बहुत सिमट गए हैं। अब नाज़रीन, खुदा बेहतर जानता है कि ये वो जुमले थे, ये वो रेटरिक था, पॉलिटिकल रिटोरिक था जो याद था शहबाज शरीफ साहब को, जिसकी वजह से वो बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने से शर्माते रहे, गुरेज करते रहे। लेकिन हकीकत ये है कि इस माह के शुरू के दिनों में, पहले हफ्ते में भी बिलावल ज़रदारी भुट्टो लाहौर में मौजूद थे, बिलावल हाउस में बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मिलने की बहुत कोशिश की। वो इसकी रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन सिर्फ फ़ोन पे उनकी बात हो सकी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का उज़र यह था कि उन्हें कोरोना वायरस है, वो बीमार हैं, वो किसी से मिल नहीं सकते। अब बिलावल भुट्टो दोबारा वापस आए हैं, इतवार के दिन, संडे के दिन लाहौर पहुँचे। उन्होंने दोबारा मिलने की कोशिश की, लेकिन यही कहा गया कि शहबाज शरीफ से मिल नहीं सकते क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। फिर ये कहा गया कि PMLN का एक डेलीगेशन जो है वो पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो को मिलने के लिए लाहौर उनकी रेजिडेंस में जाएगा। अब ये भी एक सवाल है कि मुलाकात तो हो भी गई है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात भी हो गई है, कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़, और क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने से गुरेज करते हैं। ये चंद बुनियादी सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ज़ाहिर है कि दर्जनों नथी सवाल हैं। 3 बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं मेरे साथ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एनालिस्ट जनाब वसीम बादामी साहब मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, मायानाज जर्नलिस्ट, अवॉर्डेड जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। इरशाद अहमद आरिफ साहब तजज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर हैं रोज़नामा 92 के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। वसीम बादामी साहब, कितनी इफ़ेक्टिव हो पाएगी ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो ईद उल अज़हा के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN जिसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, आपको बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है, 3 दिन के टॉक शोज, 1 दिन की हेडलाइन, 4 घंटे के टिकर्स, इस हद तक ये इफेक्टिव रहेगी, लेकिन इसका अमली सियासत में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इससे ज़्यादा पहले ही वो सब कुछ कर चुके हैं। यानी अब जो भी अपोजिशन करने जा रही है, मेरे ख्याल में वो इससे ज़्यादा नहीं होगा जो वो पहले कर चुके हैं। यानी कि एक APC, फिर उसके बाद एक मार्च, फिर मौलाना साहब का आ जाना, फिर इस्लामाबाद में बैठ जाना, फिर उसके बाद चले जाना। जब वो सब मश्क जब ला हासिल रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मश्क अपोजिशन को करना ज़रूरी है अपनी सियासत को अलाइव रखने के लिए,
लेकिन बहुत सारी रीजन जो कि अगर आप पूछेंगे तो बाद में अर्ज कर दूंगा, ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी ये इसका जो वक्ती असर तो रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ तब्दीली ले आएगी, डेवलपमेंट, ये एपीसी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जलसा जुलूस, आई डोंट सी इट हैपनिंग। You don't see happening. मज़हर अब्बास साहब, ये तासुर तो इस तरह से देने की कोशिशें कर रही हैं ये दोनों अपोजिशन जमातें जैसे कोई साइनो सोवियत चीन और रूस के दरमियान इत्तेहाद हो गया अमेरिका के ख़िलाफ़, या जैसे अमेरिका और चीन में एक दोस्ती हो गई थी रूस के ख़िलाफ़, लेकिन ये तो पहले मिलते भी रहे हैं, इकट्ठे हैं, इनका मौक़िफ़ भी एक तरह का है। ये अहमियत क्या है सारी मीटिंग की? देखिए, इसका एक फ़ायदा तो हुकूमती इत्तेहादियों को होगा, और जाहिर है उनकी हमेशा जब भी कोई इस तरह की मूव होती है तो उनकी बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। अब जिस तरह के क्लिप आपने शहबाज शरीफ साहब के सुनाए, बिल्कुल इसी तरह के क्लिप इमरान खान के चौधरीज़ ऑफ गुजरात के बारे में रहे हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, ये सब कुछ कहते रहे। ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा, ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है बदकिस्मती से। मुझे भी वसीम की बात से इत्तेफाक है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं हो, लेकिन हुकूमत की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी मल्टीप्लाई होती जा रही हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा घिर गए हैं, फंस गए हैं, और वो फैसले नहीं कर पा रहे कि जिसकी वजह से अपोजिशन को फ़ायदा हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये नहीं कि अपोजिशन कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करने जा रही है। ज़ाहिर है अगर शहबाज शरीफ उधर मौजूद होंगे और मरकज़ी कायदीन अगर उधर मौजूद होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट तो बनता है। अब ये कॉन्फ्रेंस या ये जो भी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर ईद के फ़ौरन बाद फर्ज करें अगस्त के एंड तक होती है, उसके बाद आ जाएगा मुहर्रम, तो ये आप उसमें आप लगा लें कि ये जो भी उसके बाद ये लाएअमल बनाएंगे वो सितंबर या अक्टूबर से पहले का नहीं होगा लाएअमल जो भी होगा। लेकिन इनके पास अगर ये चाहें, लाएअमल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वाकई अपोजिशन कोई बड़ा झटका देना चाह रही है तो एक मरतबा फिर आप तजुर्बा करके देख लें सेनेट के चेयरमैन। अब मुझे नहीं पता कि उसकी ड्यूरेशन गालबन 6 महीने से पहले आप नहीं ला सकते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा उसमें, या ये कि पंजाब में आप जो है पंजा आजमाई करें पंजाब में। इसी तरह तो आप गवर्नमेंट को अनऑफ करते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन अब वो जलसे, जुलूस, हंगामे, एजिटेशन के दिन चले गए हैं। देखिए, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, माजी की पीपल्स पार्टी, मैं अभी की पीपल्स पार्टी नहीं कह रहा, और पीटीआई अभी की 2014 की, इनका जो इमेज बिल्ड हो रहा है कि ये अपोजिशन की बड़ी अच्छी जमातें हैं, अपोजिशन के तौर पर ये बहुत इफेक्टिव है। पीटीआई ने साबित किया 2014 में, 2013 में कि वो एक इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो दे सकती है किसी भी गवर्नमेंट को। इस तरह माजी में पीपल्स पार्टी ने भी साबित किया था, लेकिन गवर्नमेंट में गवर्नेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी फेलियर रही है, और पिछले 2 साल पीटीआई के भी गवर्नेंस के हवाले से बहुत अच्छे नहीं रहे। उनके पास अभी भी वक्त है, लेकिन अभी भी उनके फैसले जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं है कि जिसके बारे में वो उनके अपने मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि, यानी फवाद चौधरी साहब ने आज ही कहा है कि हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत से है। यानी ये अगर एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है तो फिर अपोजिशन को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की जो भी कॉन्फ्रेंस होगी उसका एक वक्ती इम्पैक्ट तो बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसी वक्त बन सकता है जब वो कोई एक्शन दिखाएं और एक्शन में कुछ कामयाबी हासिल हो। इरशाद अहमद आरिफ साहब, इमरान खान के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि वो अपनी मुश्किलात में ख़ुद से इजाफा करते रहते हैं, जब उन्होंने ख़ुद से ही कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपने एसएपीज़ जो हैं उनके तमाम क्वाइफ, उनके एसेट्स, उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस, उनकी नेशनैलिटी का डुअल स्टेटस, ये सब वहाँ पर पब्लिश करवा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। कोई मुतालबा नहीं था, किसी कोर्ट ने नहीं कहा, बस उन्होंने कर दिया। ठीक, अब उसके बाद से जो ये तूफ़ान खड़ा हुआ है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत जो है वो समझ नहीं आ रही? मैं ऐसा नहीं समझता डॉक्टर साहब। इमरान खान साहब एक भुट्टो साहब का स्टाइल था कि वो मामलात इस तरह से लाते थे कि तवज्जो हट जाए, तवज्जो बढ़ जाए अपोजिशन की। इमरान खान का भी मुझे स्टाइल वही नज़र आता है कि कोई इशू चल रहा होता है, वो एक नया इशू जो नॉन इशू होता है वो उसको खड़ा कर देते हैं और फिर अपोजिशन उसी रास्ते पर चल पड़ती है। 2 साल में ये स्टाइल मुझे कहीं कहीं नज़र आया है, इसलिए ऐन मुमकिन है इसका मकसद यही हो।
इसके अलावा मुझे बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता। ये अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, ये जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं, आपको लगता है ये नॉन इशू है? कुछ लोग ये कहते हैं ना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप इलेक्ट हो के अंदर नहीं आ सकते, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में नहीं आ सकते, आप इलेक्ट होकर मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप कैबिनेट मीटिंग में SAPM होके जा सकते हैं अगर आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी हो या डुअल स्टेटस हो। तो ये आप समझते हैं कि नॉन इशू है, ये डाई डाउन कर जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू बन जाएगा मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में पहुँचते पहुँचते? मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, आइन में पाबंदी लगाई गई है अवामी नुमाइंदों पर कि मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो है वो डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए, और इसका एक पस मंज़र है। 1973 में जब आइन बन रहा था या 1972 में जो अबूरी आइन आया था, उस वक्त आपको मालूम है कि हमने दौलत मुश्तरका छोड़ दी थी भुट्टो साहब ने, जब मशरक़ी पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ममालिक ने तस्लीम करना शुरू किया और बरतानिया ने भी तस्लीम कर लिया बांग्लादेश के तौर पर, तो भुट्टो साहब ने ताल्लुकात कुछ ममालिक से तोड़े और वो दौलत मुश्तरका से निकले। तो जब आइन बना तो उस वक्त चूँकि हम दौलत मुश्तरका के ममालिक के जो शहरी थे उनको ये इजाज़त थी कि वो बैक वक्त बरतानिया की और पाकिस्तान की या इंडिया की या दूसरे किसी मुल्क की जो दौलत मुश्तरका का रुकन है वो रुकनीत रख सकता है। तो इसलिए पाबंदी आयद की गई कि डुअल नेशनल अवामी नुमाइंदा नहीं हो सकता, ताकि उसकी वफ़ादारी पर कोई शक व शुबा ज़ाहिर ना किया जा सके। जी, तो शक व शुबा ना हो कि ये डुअल नेशनल है, इसकी वफ़ादारी। कॉमनवेल्थ मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वैसे जी नहीं, हमने जो के अंदर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। नहीं, वो हमने जो पाबंदी लगाई वो इस बुनियाद पर, वहाँ कोई पाबंदी, इंडिया में भी गालबन ये पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी हमने उस वक्त लगाई जब हमने दौलत मुश्तरका छोड़ी और आइन बनाया, तो हमने ये पाबंदी लगा दी कि कोई हाँ, तो ये सूरत हाल है हमारी। इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप रख ही नहीं सकते अवामी नुमाइंदा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे नहीं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हमने ये पाबंदी लगाई थी उस पस मंज़र में, और डुअल नेशनल जो अवामी नुमाइंदा है नहीं हो सकता। लेकिन किसी मुआविन ख़ुसूसी, किसी मुशीर, किसी इवन सरकारी मुलाजिम पर भी ये पाबंदी नहीं है। ये कानूनी पोजीशन तो ये है। अखलाकी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी डुअल नेशनल को आप आला ओहदा ना दें, ताकि उसकी वफ़ादारी मुनक़सिम नहीं होनी चाहिए। और यही पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो ताहिर कादरी साहब का केस था उसमें इख्तियार किया था, और उन्होंने कहा था कि एक डुअल नेशनल जो होता है उसकी वफ़ादारी मुनक़सिम होती है, वो जान छुड़ाना चाहते थे, सिस्टम में हिस्सादार ना ले तो अच्छी बात है, हिस्सा ना ले तो अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान का मामला एक और भी है, वो भी दिलचस्प है कि ये ख़ुद क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं कि किसी जो डुअल नेशनल है उसको अवामी नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, कोई अहम मनसब नहीं मिलना चाहिए। इवन वो बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी ये बात कहा करते थे। लेकिन अब उनका नुक्ता नज़र ये रहा है कि जी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। जरा इसमें आने दीजिए वसीम बादामी को। जी हाँ, वसीम बादामी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड दिया इरशाद आरिफ साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो शोशे छोड़ते रहते हैं। असल जो इश्यूज़ हैं, अब सिर्फ उस्मान बुज़दार को होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए, इकॉनमी का क्या होगा, डॉलर 168 पे था, आज 170 की तरफ चला गया, हम लोग रोज़ बैठे बैठे गरीब होते चले जा रहे हैं इस मुल्क में, किसी काम जोगे हम नहीं रहे। उन तमाम इश्यूज़ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। आपको लगता है कि ये सीरियस इशू है, इस पर अपोजिशन कैपिटलाइज कर पाएगी, बस ये ऐसे ही 4 दिन का चांदनी और फिर अंधेरी रात? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में तो ये 4 दिन में नहीं है तो 2 दिन का मामला है। अगर परसों कल के बड़े खबर आ जाते ये मामला दब जाएगा। और मेरी तो खैर अपनी राय भी इस पर उतनी सख्त नहीं है जितनी हमारे शाह साहब की है। लेकिन खुद यानी देखिए, ये ऐन इंसाफ का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ को उसके अपने बयानात की तनाजुर और उसकी रोशनी में तोला जाए और कहा जाए कि आप वो तो करिए जो आप ही कहते थे। मतलब ये तो नहीं होता कि तहरीक इंसाफ आई इस बुनियाद पर कि देखो यार वो चोर है, वो डकैत है, हम अच्छे से हमें ले आओ, और जब वो आ गए उस पर तनकीद तो वो कहे इसने भी तो ये किया था, उसने भी तो ये किया था। भाई आप तो आए ही इस बुनियाद पर है कि हम ये करेंगे। तो इमरान खान साहब तो शदीद तरीन मुखालिफ थे इस बात के कि जनाब जिसकी डुअल नेशनलिटी होती है उसको काबीना में नहीं होना चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो लीगली स्पीकिंग तो कोई गलत काम नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान साहब तो आईन और कानून से बाला कर होकर और हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे ना। तो खुद इमरान खान साहब की मेरी राय से अलग है
लेकिन इमरान खान साहब के अपने बयान की रोशनी में तो अब किसी भी डुअल नेशनल होल्डर को या किसी के पास अगर PR भी है कि दूसरे मुल्क की, तो उसको तो काबीना में बाय इन्विटेशन ही सही उसको तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ा क्लियर था मामला इस हवाले से। जिस अकामे पर वो इतने ज्यादा मुखालिफ है, हालांकि अकामा तो एक्सपायर हो जाता है एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, 3 साल के बाद, जब वो अकामे की बुनियाद पर इतनी लान तान करते हैं साबिक वजीर दिफा को, साबिक वजीर आजम को, तो फिर दोहरी नेशनल वाला क्यों उनके साथ बैठा है? सिर्फ इसलिए कि लीगली अलाउ है, लीगली तो अलाउ है, लेकिन एथिकली इमरान खान साहब के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात यहाँ तक पहुँची कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो अलाउड है, लेकिन अखलाकी तौर पे ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इस इशू पे खुद पोजीशन लेते रहे हैं तो फिर उन्हें ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब के पास। मज़हर अब्बास साहब, तो फिर आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे कि डुअल नेशनैलिटी और जो रेजिडेंट स्टेटस का इशू है, आपका ख्याल है कि ये कोई इशू बन पाएगा बस, या बठूसी हो जाएगा ये? देखिए मुईद, इशू बने या ना बने, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक उसूल तय कर लें, और मैं आपको बताऊं कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 गैर मुल्की जो 2 एम्बेसडर्स आपके रहे हैं, उनके बारे में फिर ये मालूम हुआ ना बाद में कि उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी और उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो आप जब ये चांस लेते हैं, जब आप उसको, जब आप हुसैन हक़ानी साहब के हवाले से कह रहे हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूँ 2 एम्बेसडर, एक अमेरिका में रहे हैं, एक बरतानिया में रहे हैं, दोनों के बारे में ये बातें आई फिर बाद में सामने। अच्छा। और यही देखिए, यही बुनियादी उसूल क्या है कि जब आज आप गवर्नमेंट में, हो सकता है कि आपके साथ जो लोग हों जिनकी ड्यूल नेशनलिटी हो, लेकिन मज़हर इससे यानी लॉजिक है, जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में लॉजिक का एग्जाम दे के जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, इससे लॉजिक से ये मतलब निकल रहा है कि जो डुअल नेशनल होगा वो नेसेसरीली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम सारा दिन डुअल नेशनल से पैसे भी मांगते रहते हैं, उनके पैसों का इंतजार भी करते रहते हैं, उनकी मदद भी हम मांगते हैं, हम कहते हैं उनसे, वो फिर ये और ये, यानी मेरा मतलब है कि एम्बेसडर वो दोनों का ज़ाती कैरेक्टर भी तो हो सकता है ना, उनके इंटरेस्ट भी ऐसे हो सकते हैं, वो दोनों खास एक जमात से भी ताल्लुक रखते हैं, ये भी हो सकता है, उनका एक इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों एम्बेसडर्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप चूंकि सिर्फ वो एक बरतानिया में और अमेरिका में उनके पास स्टेटस था, इसी वजह से वो अनसेफ थे, या हो सकता है कि उनमें से एक साहब तो ऐसे थे जिनका एक फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट ही पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ था, उनको शायद एम्बेसडर नहीं लगाना चाहिए था, बिकॉज उनकी राइटिंग, उनका कहना, उनकी पोजीशन जो थी वो एक स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ जाती थी, तो उनको वो एम्बेसडर लगा दिए। हाँ, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था ना कि ऐसा नहीं है, जो स्टेट नहीं, एक ऐसा मौका भी था ना कि जब स्टेट उन्हें बिल्कुल जो है प्रोटेक्ट करती थी, डिफेंड करती थी, सपोर्ट करती थी। एक ऐसा ज़माना भी रहा है। मैं सिर्फ एक उसूल की बात, 90s की बात है। नहीं, एक उसूल तो ये थोड़ी होता है कि 90s में आप कुछ और थे, आज कुछ और हैं। ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्राइटेरिया है वो नॉन इलेक्टेड के लिए क्यों नहीं है? यानी जो मुंतखब आदमी है उसकी दोहरी शहरियत पे तो आपको इतराफ़ है और उसको बंद कर दिया आपने, पाबंदी लगा दी। लेकिन उसी काबीना में अगर मेजॉरिटी ऐसे लोग बैठ जाएं जिनकी दोहरी शहरियत है, तो अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बुनियादी उसूल कानून की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और फिर वही बात, क्या बुनियाद थी इमरान खान की मुखालफत की? क्या बुनियाद थी इमरान खान इस इशू को अपोज करते थे? इसके हवाले से वो एहतजाज किया करते थे, इसके हवाले से बहुत वोकल हुआ करते थे। आज ऐसी क्या तब्दीली आ गई उनके बयानिए में, ऑल ऑफ अ सडन जो है ये चीजें बिल्कुल उनको उस चीज को आप डिफेंड करते हैं उनके मिनिस्टर। हाँ सही है। अच्छा, मेरे साथ रहे इरशाद अहमद आरिफ साहब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जो पहले रेटरिक अपना बनाया हुआ था वो बहुत सी चीज़ों में गलत साबित हो गया है। फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया अपने आप को भी और पाकिस्तान को भी और तमाम लोगों के जहनों को जो नुकसान पहुंचा वो ये कि 10 साल से इस मुल्क में ये रेटरिक बनाया गया। और ये खाली इमरान खान अकेले नहीं है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने रेटरिक बनाया। अभी भी लोग समझते हैं
कि करप्शन जो है उस वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही, चूँकि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, चूँकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, वरना अगर मैं पॉलिटिशियन हूँगा तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के स्कूल में, पाकिस्तान के कॉलेज में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या असरे हाज़र में जिस किस्म की क्रिएटिविटी कौमों में पाई जाती है उसके मुकाबले में ये क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन ये इशू कहना चूँकि मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर यह कि अगर आप करप्शन का खात्मा कर दें, इसी तरह ये कि डुअल नेशनल होने की वजह से लोग गद्दार हैं, और अगर कोई 2 एम्बेसडर ऐसे थे, वो खाली डुअल नेशनल का मसला तो नहीं होगा ना, वहाँ तो मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, आइडियाज़ होंगे, ये सब चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्टर साहब, बात यह है कि बुनियादी चीज़ ये जो करप्शन वाली आपने बात की, अयूब खान के दौर में जो आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त आपके यहाँ क्रिएटिविटी थी, आपकी कौम ज़्यादा ज़हीन थी, अब डल हो गई है, आप बेवकूफ़ हो गई है, ऐसी बात नहीं है। ये बात फैक्ट है कि करप्शन ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, और करप्शन की वजह से जो फिर सिस्टम ख़राब हुआ, आपके जो क्रिएटिविटी वाले लोग थे वो मुल्क छोड़ के चले गए, ज़हीन लोगों ने मुल्क छोड़ दिया। करप्शन की वजह ये जी नहीं, लेकिन सिर्फ करप्शन इसकी वजह है, या तालीम का निज़ाम बड़ा बेकार किस्म का है, तालीम के निज़ाम में जान नहीं है, उसमें कोई नॉलेजेस नहीं है, मॉडर्न साइंसेज नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। टेक्सटाइल को देख लें, जब से कोटा सिस्टम खत्म हुआ है कुछ चीज़ नहीं हमारी बिकती। साहब, करप्शन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है अहल लोगों को। नाअहल लोग तो सिफारिश की बुनियाद पर करप्शन की पैसा दे के आगे आ जाते हैं, और जो अहल लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं करप्शन से। ये भी हकीकत है, इसको आप इग्नोर ना करें। लेकिन जो मौजू आपने सवाल किया था, मैं उस तरफ आता हूँ, वो ये है कि ये वफ़ादारी का तकसीम होना, ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है। जब आइन बन रहा था तो हमारे जो आइन साज थे उन्होंने इस पर खूब सोच विचार की थी। एक आदमी, अगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो जब आप शहरियत देते हैं अमेरिका में या बरतानिया में, उससे हल्फ क्यों लेते हैं? हल्फ इसलिए लेते हैं कि जी आपकी वफ़ादारी इस रियासत के साथ रहेगी, और जब आपके रियासतें, जब आप अपने मामलात कर रही होती हैं, ताल्लुकात में एक स्टेज ऐसी आती है जब इंसान को फ़ैसला करना होता है अपनी वफ़ादारी के हवाले से, उसका टेस्ट होता है, तो वो किसके मफाद को देखेगा। एक पाकिस्तान में जो आला ओहदे पर बैठा हुआ है, हमारा कोई इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है बरतानिया के साथ, हमारा क्लैश कर रहा है अमेरिका के साथ, तो वो जो साहब बैठे हुए हैं ग्रीन कार्ड होल्डर या डुअल नेशनल जो हैं, वो किसके इंटरेस्ट को देखेंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, या जहां उनका दूसरे वफ़ादारी का हल्फ उठा चुके हैं वो उस इंटरेस्ट को देखेंगे। एक तो इसमें ये चीज़ है बुनियादी। दूसरा, आपने ख़ुद कह दिया कि जी ये जो मफादात का मामला है कि तसादुम होता है मफाद का, वो भी बहरहाल उसमें होगा। और लेकिन अहम तरीन चीज़ है कि जब अखलाकी तौर पर जो चीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ना, मैं एक भी डेवलप करना चाह रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मुल्क के जो इंतहा दर्जे के करप्ट लोग हैं, देखिए ना इरशाद साहब जिन पे सबसे घटिया करप्शन के इल्ज़ाम लगे, जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई, उनमें से तो कोई भी डुअल नेशनल नहीं है। वो सारे यहीं के हैं, जदपसी डिनेस्टीज चला रहे हैं, अपनी अमीर से अमीर तरन हो गए, 20-20 फैक्ट्रियाँ, कोई शुगर की, कोई वीट की, पता नहीं किस किस की। तो आर्गुमेंट ये बना रहे हैं कि जो डुअल नेशनल आए हैं प्रोफेशनल, ये 8-9 जो हैं, ये इनकी लॉयल्टीज़ ये ख़राब हो जाएंगे सिस्टम के लिए, तो वो सारे फिर बहुत ठीक निकले। नहीं सर, जो बाकी सारे थे वो तो यहीं के थे। जो मज़हब जो थी वो डुअल नेशनल से खराब कर दी क्या? नहीं, वो करप्शन वाला जो है, वो करप्शन वाला अलग इशू है, वो तो अलग बात हुई थी, तो उस पर मैंने कहा था। मैंने जो बात की है वो इसके हवाले से, और मज़हब साहब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब आपका पाबंद मान लिया है कि एक सर्टन, जब आपके आइन ने पाबंद कर दिया और उसके पीछे एक लॉजिक मौजूद है, तो आप क्या इस मुल्क में, ये 20 करोड़ आबादी में, कोई भी ऐसा शख्स जिसकी सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत हो, इस काबिल नहीं है कि उसको आप मुशीर बना सकें, मामले खुसूसी बना सकें? पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? और इन लोगों ने जो डुअल नेशनल आपने 4-5 बनाए हैं, पिछले 2 साल में कौन सा चांद चढ़ाया है, कौन सी कारकर्दगी दिखाई है, कौन सी अहलियत सलाहियत का मुजाहरा किया है? अगर वो पाकिस्तान का मफाद उनको अजीज़ है, अगर वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो अपनी नेशनलिटी की कुर्बानी दें,
वो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान से होता क्या है, इनका कोई स्टेक नहीं होता डॉक्टर साहब, इनका ये जो डुअल नेशनल हैं इनका स्टेक कोई नहीं होता, वो फैसले करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिस दिन ओहदा खत्म होता है। मैं वैसे इस लॉजिक से एग्री तो खैर नहीं करता, मुझे इस आर्गुमेंट में एक बड़ी नैरोनेस महसूस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे यकीन है कि अक्सरियत का यही ख्याल होगा। वसीम बदामी साहब, जो मज़हर ने असल में इरशाद साहब मेरा आर्गुमेंट क्वेश्चन नहीं समझ सके, मज़हर अब्बास ने एक नैरो डेफिनेशन दे दी है कि चूंकि 2 एम्बेसडर ऐसे गुजरे जिनकी वफादारियों पे शक रहा, मेरा ख्याल उसमें से एक ही ज़्यादा मशहूर है, दूसरे पे तो खैर इशू है भी नहीं है, तो इस वजह से जो डुअल नेशनल होता है वो मुल्क के स्टेट इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमने देखा है कि स्टेट इंटरेस्ट को तो बड़े बड़े ब्लू आइड जो शहरी हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है गुज़िश्ता 10-15 बरस में। तो ये आर्गुमेंट तो मुझे लगता है थोड़ा कमज़ोर है। वो बात सही है कि इमरान खान जब खुद कहते थे तो फिर क्यों लगाया, वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये गद्दारी वाला जो एलिमेंट है ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ देखिए, एक तो आई एम श्योर मदर साहब का भी आई डोंट थिंक कि ये राय होगी कि जनाब गद्दारी, क्योंकि जाहिर है हम सब लोग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, आप उनके सामने पाकिस्तान का जिक्र करें, नाम ले तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक मुस्कुराहट होती है, वो पाकिस्तान से बड़ा ऑफकोर्स एक उनकी बड़ी एफिलिएशन होती है। और ऑफकोर्स अगर करप्शन नहीं, गद्दारी वाला मामला भी, उसके लिए भी कोई डुअल नेशनल होना जरूरी थोड़ी है। अंदर से कोई मीर जाफर मीर सादिक 10 निकल आएंगे इस तरह, तो अगर पता नहीं कौन कौन किस किस से क्या मिला हुआ, तो उसके लिए कोई ये शर्त तो जरूरी नहीं कि जनाब कोई डुअल नेशनल। बिल्कुल सही, मीर जाफर के पास कौन सी सिटीजनशिप थी? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह अगर किसी ने करप्शन नहीं गद्दारी भी करनी है तो वो डुअल नेशनल हुए बगैर भी ये काम कर सकता है। जाहिर है वो एक अलग मौजूद है कि हम तो गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटने के सब खिलाफ हैं जब तक कि बड़ा वादा सबूत ना हो किसी के खिलाफ, लेकिन ये तो कोई भी काम ही कर सकता है। हाँ, ये काम होना क्यों चाहिए, उसी वजह से जैसे हमने कहा कि खुद इमरान खान साहब ये बात कहते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के आईन में बाकायदा एक तरीकाकार दर्ज कर दिया गया है कि कोई बंदा बजरिया ऐवान काबीना तक नहीं पहुंच सकता अगर डुअल नेशनल है, तो भाई फिर बजरिया स्पेशल इन्विटेशन काबीना तक क्यों पहुंच सकता है डुअल नेशनल को, तो उसको खत्म कर दें। ये बड़ी अजीब सी एक तफरीक है कि आप अवामी नुमाइंदा अवाम के पास भी जाए, सवालात के भी जवाब दे, अवाम की भी गालियां खाए, उसके बाद इलेक्ट तसारुफ करे, लेकिन अगर कोई स्पेशल एडवाइजर है वो ना साझे जाहिर करे ना कुछ करे, बजरिया काबीना डुअल नेशनल होते हैं भी पहुंच जाए। इस वजह से इस तफरीक को मैं समझता हूँ कि खत्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक मैं बेसिकली बात ये पता नहीं अब कितने मिनट हैं, मैं एक बात अगर कहने दें सर, मैं मजर से क्योंकि मैं सिर्फ मजर इसको फाइन ट्यून करना चाह रहा हूं, मैं इस आर्गुमेंट को फाइन ट्यून करना चाह रहा हूं, एक जुमला, बिकॉज़ ये आर्गुमेंट जिस तरह से स्ट्रक्चर हो गया है इससे ऐसा लगता है कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वफादार ही नहीं हो सकते जो रहते हैं जिनके पास पाकिस्तान से बाहर की डुअल सिटीजनशिप है। इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना जरूरी है, वरना बड़ा अहमकाना सा आर्गुमेंट यहाँ टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे। इसको फाइन ट्यून करना बड़ा जरूरी है कि कैबिनेट में एंट्री, तो फिर ये मुझे बताएं कि अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट होगा और उसका कोई जो अमेरिकन सिटीजन नहीं होगा वो एडवाइजर भी नहीं हो सकता, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, हेल्थ साइंसेस का, फिजिक्स का। पहली चीज ये कि ये अहमकाना आर्गुमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि नैरो नहीं है। एक बुनियादी चीज है, एक बुनियादी चीज है। आपने ये कहा कि जी वो तो गद्दार तो पाकिस्तानी शहरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो पकड़ में आ सकता है। जो ड्यूल नेशनल होता है उसको पकड़ना मुश्किल होता है आपके लिए। उसके वो अगर यहां से आपके सीक्रेट्स ले गया तो वो फिर जो सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, मजहर वो जो बाहर उसके लिए मसला नहीं बैठे हुए हैं, बाप बेटे वगैरह सारे, वो तो डुअल सिटीजन नहीं है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सारे पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। सारे पाकिस्तानी एडवाइजर्स नहीं होते, सारे पाकिस्तानी स्पेशल असिस्टेंट नहीं होते, सारे पाकिस्तानी हसन हुसैन बाहर जाके बैठ गए, हसन हुसैन लंदन जाके बैठ गए, मजहर वापस नहीं आते, बैठ गए ना। आपने क्या बिगाड़ लिया? डुअल नेशनल का फायदा वापस, तो आपने हमारी आर्गुमेंट दे दी, वो तो डुअल नेशनल का फायदा उठा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ आप ला तो सकते हैं, नवाज शरीफ को लाना आसान होगा, हुसैन नवाज को लाना मुश्किल होगा। कैसे लाएंगे? आप ला सकते हैं ना, क्यों नहीं ला सकते नवाज शरीफ को? इंटरपोल के जरिए नहीं ला सकते, इंटरपोल के जरिए आप वो नहीं कर सकते। नहीं, ये देखिए आम आदमी को ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों इन्वॉल्व करें? हर ओवरसीज पाकिस्तानी तो स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी तो नहीं बन सकता। ये जो चीज आप अपनी पार्लियामेंट पे लागू कर रहे हैं वो चीज आप स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर पे क्यों नहीं लागू कर रहे?
डॉक्टर साहब एक बात, अयूब खान के दौर से आज तक, इरशाद साहब योर लास्ट वर्ड। अयूब खान के दौर से आज तक जितने भी डुअल नेशनल यहाँ आए, शुएब कुरैशी को से शुरू कर दें, और जो वज़ीर आज़म हमारे कुरैशी साहब बने थे उनको ले लें, जो भी यहाँ आए जिस दिन उनकी हुकूमत, मोइन कुरैशी, जिस दिन उनका ओहदा ख़त्म हुआ उन्हें ब्रीफ के उठाया और जाके अमेरिका सेटल हो गए या बरतानिया सेटल हो गए। इसका मतलब ये है कि उनका पाकिस्तान के मफाद से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। के बारे में भी ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि उनको ECL में डाल दें। किसके बारे में? मज़र गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज़ शेख के बारे में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में डिमांड किया है कि उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, बिकॉज वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे सूटकेस लेके। नहीं, अगर जुर्म उन्होंने किया है तो ज़रूर डाल दें, अगर ऐसे तो नहीं, उनके कहने पे, ख्वाहिश पे तो नहीं डाला जा सकता। अब शौकत अजीज का भी तो गलबा यही मैं थोड़ा कह रहा हूँ। हाँ जी हाँ। अच्छा, वक्त हमारा ख़त्म। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर पंजाब के जनाब मियाँ इकबाल साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, मियाँ असलम इकबाल साहब, और हम बात करेंगे नए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं पंजाब में इंडस्ट्री के हवाले से, उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेरी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर सनत यानी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब, जिससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब से। नाज़रीन, इस साल के शुरू में, बल्कि बात शुरू कर लेते हैं मियाँ असलम इकबाल साहब से। मियाँ असलम साहब, ए वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता था कि कैसे इस साल के शुरू में जनवरी में फैसलाबाद के करीब आपकी मिनिस्ट्री ने और पंजाब हुकूमत ने CPEC रिलेटेड एक स्पेशल इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया, जो फिडमेक एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी थी। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब इस हफ्ते पिछले चंद दिन में आपने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का इफ्तिताह किया। इसके अलावा पंजाब रोज़गार स्कीम जो है उसको भी पंजाब हुकूमत लेके आ रही है। ये बुनियादी मकसद क्या है? आप कैसे समझते हैं कि इकॉनमी जो बिल्कुल इस वक्त रुकी हुई है, बैठी हुई है, उसे ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से स्टिमुलेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक सियासी, आपको पता है यहाँ पर मामला तो चलते रहते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपके प्रोग्राम का मैं समझता हूँ कि एक मजबूत पहलू ये है कि आप इसमें वो चीजें भी लेते हैं जो आम लोगों की हालत को बेहतर कर सकती है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी सीरियस खबर नहीं होती, सीरियस खबर यही होती है कि जो पॉलिटिकल हवाले से की जाती है और उसको लोग देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने पिछले भी कई प्रोग्राम्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से जो मैटर को लेते रहे हैं, तो मैं स्पेशली आपको, आपके चैनल को क्रेडिट देता हूँ कि आप प्रमोट करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली ये सिर्फ एक नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जिनके बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से पढ़ते हैं, टेक्निकल अदारों से पढ़ते हैं, और जो बेचारे नहीं पढ़ सके हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, ये उनके लिए, उनके रोजगार के लिए बेसिकली ये तमाम एक्टिविटी जो है ठीक है वो हुकूमत इंडेट कर रही है ताकि उनको अकोमोडेट किया जाए। अब आ जाते हैं सर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है, वो तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान गो के एक एग्रीकल्चर मुल्क रहा है, इससे कोई इनकारी नहीं है, लेकिन तमाम लोग जाके खेतों में काम नहीं कर सकते, तमाम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमने जो हमारे बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से निकल रहे हैं, टेक्निकल अदारों से निकल रहे हैं, जिनके पास कोई हुनर है, कम है, ज्यादा है, उन तमाम को हम इंडस्ट्री के अंदर बेहतर अंदाज में ले जा सकते हैं। इस साल जो पिछला साल था उससे तकरीबन नवंबर दिसंबर के महीने में, आपको याद होगा मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, आपने इस तकरीब को भी देखा कि हमने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनाया, जो तकरीबन 3278 एकड़ पर मुश्तमिल है, और उसमें तकरीबन उसके जो प्रोजेक्ट का आउटले है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 39 बिलियन का है, कि जिसके ऊपर इसकी तकरीबन कॉस्ट आनी है, जिसकी वहाँ पर हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है दूसरे करे, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला तो तकरीबन 360 बिलियन की इंशाल्लाह ताला हम समझ रहे हैं, और तकरीबन वहाँ से रोजगार के जो मौके होंगे। लेकिन मेरा सब थोड़ा सा ये समझा दें हमें कि जब CPEC रिलेटेड आपने फैसलाबाद के करीब अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का इफ्तिताह किया तो बड़े पुरन थे आप लोग के इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उसके बाद फिर कोरोना की इंटरवेंशन हो गई, तो अब इन्वेस्टमेंट क्या मटेरियलाइज हो पा रही है? अब आपने जब कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का भी इफ्तिताह किया है, इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है?
मैं सर इसमें बिल्कुल ये आपका बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा फोकस सवाल है। मैं इस पे आपको सर ये बताना चाहूँगा कि अभी क्योंकि उधर डेवलपमेंट शुरू है, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ हुए हैं, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी और लोकल भी है, जिसमें स्पेशली हमने फोकस किया है कि जो बोर्ड का सब्स्टिट्यूट है उस हवाले से हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है। उसमें हमारी सैनिक की टाइल्स के हवाले से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। कुछ इन्वेस्टमेंट जो है मटीरियलाइज हो गई, टाइल्स इंडस्ट्री बनना शुरू होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स की रिफॉर्म्स की हैं और उनको छूट दिया काफी जगहों के ऊपर। तो फिर साइड बाय साइड हमने उनके विजन से एक चीज ड्राइव की कि हम किस तरह से उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अकोमोडेट करने के लिए, जो हमारा यहाँ से सारा ज़र मुबादला बाहर जाता है, टाइल्स लेने के लिए, फ्लोटिंग ग्लास लेने के लिए, स्टील लेने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए, तो हम क्यों ना इधर करें। तो इस मकसद के लिए हमने सैनिक, फ्लोटिंग ग्लास, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम चीजें थे। इंडस्ट्री इधर लग रही है। एक बात, एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए टेक्सटाइल और फूड के हवाले से अभी तक दरअसल जो 1022 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट लोगों के साथ जो जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री इधर आकर लगानी है उनके साथ हमारे एग्रीमेंट पे है। ये उस टाइम पीरियड पे है कि जब आप उस तकरीब में आए थे और आज तक दरमियान में कोविड भी जो चल रहा है जी ये भी सारा शामिल है। लेकिन 1022 मिलियन डॉलर की अभी तक वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अच्छा मीर साहब, ये जो हम सुनते हैं कि चाइना से रीलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सी इंडस्ट्री को चीन की रियासत वहां से निकालना चाहती है और वो पाकिस्तान में आ सकती है, उसका थोड़ा सा बताएं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सर, चाइना बहुत सी अपनी इंडस्ट्री को वो ज्यादा वैल्यू एडेड के अंदर चीजों के अंदर अब जा रहा है। दुनिया के अंदर वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि वहाँ पर वैल्यू, हमारे यहाँ पर आप देखें कि जो कि हमने अपनी कॉटन जो है वो कास्ट करनी कम कर दी है, उसकी कई रीजंस हैं कि जो पिछले हुक्मरान रहे हैं उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने शुगर को प्रमोट किया, शुगर केन को प्रमोट किया, उस हवाले से आहिस्ता आहिस्ता आपकी कपास जो है उसकी फसल कम होनी शुरू होगी और जितनी होती है वो कि यहाँ पर उसकी खपत उससे ज्यादा है, फिर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। लेकिन अगर कपास होगी तो आप टी शर्ट बनाते हैं, आप पेंट कोट बनाएंगे, आप और इसके अलावा चीजें बनाएंगे, यानी कि तमाम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो दुनिया के अंदर एक टी शर्ट है वो सिर्फ एक वैल्यू ऐड हो रही है कि वो कपास है, कपास से आगे जो भी इसका धागा बनना है धागे से टी शर्ट बननी है और उसमें बाहर चले जाना है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर वैल्यू एडेड के तौर पर ले जाई जाती है। अब चाइना जो है, जो आपका सवाल था कि चाइना ये चाह रहा है कि जो अपनी इंडस्ट्री है उससे, क्योंकि चाइना के अंदर लेबर भी महंगी हो रही है, उससे बाकी मामला भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो किसी को अट्रैक्शन नजर आती है कि यहाँ पर जो लेबर है वो चाइना से ज्यादा एफिशिएंट है। मैं क्योंकि पिछले ये कोविड से पहले चाइना के एक सरकारी विजिट के ऊपर गया हुआ था, तो वहां पर डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने चाइना की टेक्सटाइल को विजिट किया तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तानी वर्कर में और चाइना के वर्कर में आपको क्या फर्क नजर आता है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी वर्कर मोर एफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्शन देता है। दूसरी, हमारे कम से कम एक वर्कर की जो सैलरी है वो $1000 से कम नहीं है, जबकि आपका जो वर्कर है वो तकरीबन 160, 200, 250 के करीब तो डॉलर। मतलब कि पाकिस्तानी वर्कर जो है वो सस्ता हुआ चीनी वर्कर सस्ता भी हुआ, मोर एफिशिएंट भी हुआ, प्रोडक्शन भी ज्यादा करता है। अगर वो 10 पीस निकालता है एक टाइम के अंदर तो पाकिस्तानी वर्कर जो है वो 12-13 पीस उनको निकालता है। तो इस वाले दूसरी सर ये है, तो इसमें कितनी कामयाबी हो रही है हुकूमत पंजाब को, जो इंडस्ट्रियल रिलोकेशन है चीन की, उससे कितना आप बेनिफिट उठा पाए हैं? देखिए ये जो सर मैंने आपको इंडस्ट्री जिसमें सैनिक, फ्लोटिंग ग्लास का बताया, स्टील का बताया और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया, ये तमाम और टेक्सटाइल को इधर ये कामयाबी है कि वो अपनी रिलोकेट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक रिलोकेशन के हवाले से एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मुजफ्फरगढ़ लिया रोड के ऊपर जिसे दोबारा का इलाका है,
वहां पर 20,000 एकड़ के ऊपर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आजकल उसके ऊपर हम सारा सिलसिला कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री से पाकिस्तानी लेबर वापिस आई है तेजी के साथ कोविड की वजह से, और अदरवाइज वो वापिस आ रही है। दूसरी बात यह है कि चाइना अपनी फैक्ट्रियों को रीलोकेट करना चाह रहा है। हम चाइनीज हुकूमत के साथ इन टच हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जब आप पूरी दुनिया के अंदर रीलोकेट कर रहे हैं तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के अंदर भी आप। ठीक है। अच्छा, ये सब एक सवाल जो है वो बड़ा अहम रह जाएगा कि हम सुनते थे कि पंजाब हुकूमत एक पंजाब रोजगार स्कीम ला रही है जिसमें नौजवानों को कर्जे मिल सकेंगे आसान शराइत पे, लेकिन फिर वो बात कुछ रुक सी गई है, क्या वजह है उसकी? डॉक्टर, मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक्चुअली वो प्रोजेक्ट था 2 से 3 बिलियन का, फिर 2 से 3 बिलियन, और फिर क्योंकि मैं उससे थोड़ी मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मैं इसे चाह रहा था कि इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, और करके भी इस लिहाज से कि पहले उसको हम दे रहे थे 10, 15, 20 लाख रुपए तक, फिर इसको जो इसको बढ़ा के हमने 5 बिलियन तक 50 लाख रुपए तक किया। कोविड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कोविड ने इस स्कीम को रीशेप कर दिया। मीन के कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो लोग बंद कर बैठे हैं ड्यू टू कोविड, उनके पास अब कुछ कैपिटल नहीं है, उसको रनिंग कैपिटल नहीं है उसको चलाने के लिए। दूसरा ये है कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से और अदरवाइज जो बच्चे और बच्चियां काम करना चाहते हैं, अपना खुद कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए हमने अब जो स्कीम डिजाइन की है, जिसकी ये कमिंग वेडनेसडे को उसकी स्टीयरिंग कमेटी के अंदर उसकी फाइनलाइज हमने करना। अभी तो ये स्कीम आने वाली है? ये स्कीम तकरीबन वेडनेसडे को इसको मुकम्मल हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक में इससे जो भी खतोखाल है उसके मुताबिक हम इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन इसका खतोखाल सर मैं बता देता हूँ कि कोविड की वजह से हमने ये प्लान किया है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो हम चार्ज करेंगे किसी से चार्ज करेंगे तो वो 1 या 2% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, 2% से ज्यादा हम चार्ज नहीं करेंगे। हम जो इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है उसको भी 50 लाख रुपए तक कर्जा देने की पोजीशन में है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि जिन बच्चों के पास कोलेटरल नहीं है तो वो कारोबार करना चाह रहे हैं और उनके पास प्रोजेक्ट है, हमारी एक कमेटी हम बना रहे हैं, उस कमेटी के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट को आके उसको प्रेजेंट करेगा। इसकी तमाम चीजों को वो जो बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब। वक्त हमारा खत्म हो गया। पंजाब इंडस्ट्रीज हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अलावा एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे पंजाब हुकूमत नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए खास करके कोविड-19 के मद्देनजर एक कर्जे की आसान शराइत की स्कीम ला रही है। 1 लाख से 50 लाख रुपए, बहुत कम 1 या 2 या 3% पे ये कर्जे जो है मिल सकेंगे। इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश है। नाज़रीन, आज जितना ही, आपने सब देखा, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।